हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जहाँ पे फ्रेंड्स आज एक जो है यूनियन बजट के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो यूनियन बजट के बारे में जितने भी लोग हैं उनको इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि यूनियन बजट 2021 में कौन-कौन सी चीज़ें लाई गई हैं और कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया। तो मोदी सरकार के बजट के राहत में 5 बड़े जो ऐलान किए गए उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, मगर ये 5 झटके भी हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कोरोना वैक्सीन के लिए जो 35 करोड़ का जो एक ऐलान किया गया, 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स नहीं भरना होगा। इसके बारे में मोबाइल फ़ोन भी महँगे होंगे और सोना-चांदी होगा सस्ता, लेदर प्रोडक्ट भी होंगे सस्ते। उसके बाद पेट्रोल, डीज़ल पर सेस बढ़ा। तो इस सभी विषयों के ऊपर मैं आज आपके सामने बात करूँगा। ये वीडियो रहेगा जो हमारा जो हिंदी मीडियम के लिए रहेगा। तो आज का जो वीडियो रहेगा हिंदी मीडियम के लिए यूनियन बजट 2021। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा ये खुशी का माहौल है, उसमें थोड़ा-सा गम का माहौल है, मगर ये 5 जो राहत की बात है और 5 जो बड़े झटके दिए गए हैं, मोदी सरकार ने जो बजट पास किया गया यूनियन बजट 2021, उसके बारे में मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हाइलाइट करूँगा। कोरोना वैक्सीन्स के लिए एक जो 35 करोड़ का एक बड़ा 35,000 करोड़ का एक जो बड़ा ऐलान किया गया। उसके बाद बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा जो है 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सोना-चांदी होगा सस्ता, लेदर प्रोडक्ट भी होंगे सस्ते। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी और 75 साल से अधिक लोगों को टैक्स नहीं भरना होगा। पेट्रोल, डीज़ल पर सेस बढ़ा और किसानों की उम्मीदों को झटका। तो इस सभी विषयों के ऊपर मैं आज आपके सामने बात करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, यूनियन बजट 2021 जो है कोरोना संकट के इस दौर में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए आज यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार ने आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैबलेट के जरिए बजट पेश किया और पढ़ा। संकट के इस दौर में जैसा कि लोगों को अपेक्षा थी कि मोदी सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी, जैसे नौकरी पेशा वाले लोगों को राहत मिल पाएगी, मगर बजट में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस बजट में कुछ लोगों को फायदा होता भी दिख रहा है और कुछ लोगों को हाथ खाली दिख रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस बजट में थोड़ी खुशी भी मिली है और कुछ गम भी मिला है। तो चलिए जानते हैं कि मोदी सरकार के इस बजट में किन-किन को राहत मिली और किन को झटके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन में 35,000 जो करोड़ 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया। उसमें मैं बता दूँ आपको, मोदी सरकार के बजट की सबसे अच्छी बात ये रही कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए ना सिर्फ भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया, बल्कि कहा कि जल्द ही 2 और वैक्सीन देश में उपलब्ध होगी। 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2021-22 के लिए कोविड-19 टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं ज़रूरत पड़ने पर और दान देने की प्रतिबद्धता जताती हूँ। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कोविड-19 के 2 टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही 2 टीके और टीकाकरण अभियान भी शामिल किया जा सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा ऐलान जो किया गया, 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया कोरोना वैक्सीन के लिए। एक इसके साथ अगर हम बात करें बीमा क्षेत्र में, एफडीआई की सीमा जो है 49 से बढ़ाकर 74 फ़ीसदी कर दी। तो बीमा सेक्टर में एफडीआई की जो बढ़ाकर उसको सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत की ओर से आकर्षित करने की एक बड़ी कोशिश की है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम का उद्देश्य विदेश कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का जो किया है, के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। आम बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि नए ढांचे के तहत ज़्यादातर निदेशक और बोर्ड और प्रबंधन 70 के अधिकार निवासी भारतीय होंगे। कम से कम 50% जो निवेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा। तो ये थी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की जो दरें थी वो 49% से जिन्होंने 74% कर दी। उसके बाद सोना चांदी जो होगा वो सस्ता होगा, लेदर प्रोडक्ट भी होंगे सस्ते। इसके बाद मैं बता दूँ, सरकार ने बजट में सोना-चांदी को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार ने सोना-चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है। कस्टम ड्यूटी को जहाँ से इन्होंने घटाया है, इसका मतलब ये है कि अब सोना-चांदी सस्ता होगा, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी का आयात शुल्क भारी कटौती का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी का आयात शुल्क में 50% 5% की कटौती की है। फिलहाल सोने पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरह से अब सोने का सिर्फ 7.5
फ़ीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इतना ही नहीं, चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है, इससे लेदर के प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी, तो देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है। उसके बाद अगर बात करें तो 75 साल से अधिक लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो मोदी सरकार ने कहा है कि 75 साल या उससे अधिक लोगों को उनके लिए काफ़ी राहत की खबर है। इस आयु सीमा के लोगों को अब इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में ये घोषणा की कि केवल पेंशन और ब्याह आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याह का भुगतान करने वाले बैंक और से कटौती कर लेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आयकर आकलन मामलों के फिर से खोले जाने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी है। इसके साथ ही धोखाधड़ी से ऐसे गंभीर मामलों से जहां छिपाई गई आय 50 लाख रुपए का जहां उससे अधिक है, ये अवधि 10 साल की होगी। उसके बाद जो पेट्रोल डीजल है इसका शेष बढ़ा। आप देखिए, बता दूं आपको, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल जो 2.5 इन्होंने रुपये और डीजल 4 रुपये का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि इसका जो कहा जा रहा है कि इसका जो असर है उपभोक्ता कस्टमर पर नहीं पड़ेगा और ये शेष कंपनियों को देना होगा, मगर आशंका जताई जा रही है कि कंपनी बाद में कंपनियों की मनमानी की कीमत कहीं उपभोक्ता को चुकानी पड़ सकती है। उसके बाद मोदी सरकार ने कहा टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं, ठीक है। कोरोना काल में टैक्स पेयर्स को कुछ छूट मिलने की उम्मीद थी, मगर वह खाली हाथ रह गई। इस बजट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ना तो कोई अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई और ना ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया। ये कम सैलरी वाले टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास और छोटे मोटे बिजनेस करने वालों को टैक्स को लेकर सबसे बड़ी उम्मीदें थी, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों को पहले ही तरह ही टैक्स नियमों का पालन करना होगा। 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को राहत मिली है। उसके साथ मैं आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे। सरकार ने बजट से मोबाइल खरीदने की चाह रखने वाले लोगों को झटका लगा है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5% तक चलेगी लगेगा। आंकड़ों की माने तो पिछले 4 साल में सरकार ने इन मोबाइल प्रोडक्ट पर औसतन करीब 10% तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। मोबाइल आज के वक्त की हर इंसान की ज़रूरत है। ऐसे में अगर ये प्रोडक्ट महंगा होता हुआ तो इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें रोजगार को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं, तो मोदी सरकार ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे निर्माण को लेकर बड़े ऐलान किए। बंगाल में से लेकर असम तक राजमार्गों का निर्माण होगा। इस काम से भले ही काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर बजट में रोजगार सृजन को लेकर ना तो कोई स्पष्ट और प्रत्यक्ष तौर पर बात की गई है और ना ही इसे लेकर कोई ठोस रोड मैप दिखाया गया है। देश में इस साल कितने रोजगार के लिए अवसर सृजित होंगे, इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं दिखी। उसके बाद अगर हम बात करें किसानों की उम्मीदों को झटका। किसान आंदोलन में को ध्यान में रखते हुए ऐसी उम्मीद थी कि इस बजट में खेती किसानी और विशेष ध्यान दिया जा सकता है और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में मिलने वाले पैसों को बढ़ाया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। पीएम किसान योजना के तहत अभी हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं और ऐसी उम्मीदें थी कि इसे 3,000 रुपये का इजाफा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब तक इस योजना का लाभ 11 करोड़ और 52 लाख किसान उठा रहे हैं। कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को देखते हुए ये फैसला ले सकती है, मगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषणों में कुछ ऐसा भी नहीं दिखा। ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो बजट के रिलेटेड। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।